नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकालीन काव्यगत विशेषताएं या लाक्षणिकताएं। अब आपको प्रश्न दो तरीकों से पूछा जाता है। या तो आपको पूछा जाता है कि आदिकालीन विशेषताएं, या फिर आपको पूछा जाता है रासो साहित्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ या लाक्षणिकताएं। तो जब आप देखिए कि रासो साहित्य या आदिकाल साहित्य में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो जब हम रासो साहित्य काव्यगत या सामान्य विशेषताओं की चर्चा करते हैं तो उसके अंतर्गत ही आदिकाल आ जाता है, या जब हम आदिकाल साहित्य की चर्चा करते हैं तो उसमें रासो साहित्य आ जाता है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि आदिकाल का जो समय है 1050 से 1375 तक का। तो यहाँ पर देखिए कि रासो साहित्य मूलतः सामंती व्यवस्था, प्रकृति और संस्कारों से उपजा हुआ है, और जिसमें मुख्य रूप में वीर रस है। इन रचनाओं के केंद्र में ज़्यादातर राजपूत राज्याश्रय में रहने वाले चारण या भाट लोग जो थे यह साहित्य निर्माण करते थे। आप जानते हैं कि हमने जब आदिकाल के नामकरण की चर्चा की तो कई सारे विवेचकों ने इसको चारण काल भी कहा है। तो इस प्रकार इसीलिए क्योंकि उनके जो रचयिता थे, जो राजाश्रित में जो चारण थे वह थे, तो इसलिए देखिए समाज में उनका सम्मान था, क्योंकि वह सीधा राजा से जुड़े हुए थे और यह कला रचना में भी निपुण थे। और जब युद्ध होने वाले थे तो वह राजाओं को युद्ध के लिए प्रेरित करते थे। तो इसलिए ये राजाओं, आश्रयदाताओं, वीर पुरुषों तथा सैनिकों को युद्ध के घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर ही नहीं लिखते थे, मगर तत्कालीन परिस्थितियों का भी वर्णन करते थे। अब देखिए कि विरोचित भावनाओं का वर्णन इन्होंने रासक या रासो छंद का प्रयोग किया था, तो इसीलिए इसको रासो काल कहा जाता है। रासो एक प्रकार का छंद है, कोई रासक कहता है, कोई रास कहता है। तो इस प्रकार फिर तत्कालीन जो साहित्य था, कुछ भी साहित्य था, उसके पीछे रासो शब्द जुड़ा हुआ रहता था, तो इसीलिए भी इसको रासो साहित्य कहा जाता है। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि आदिकाल या वीरगाथा काल या रासो साहित्य, इन सारों की विशेषताएं जो है क्रमशः हम देखेंगे और उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। अब देखिए पहली विशेषता आती है, प्रथम विशेषता संदिग्ध रचनाएं। तो इस काल में उपलब्ध प्राय जितने भी रासो साहित्य थे उसमें ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी जाती थी। इस काल में जो रचित 4 ग्रंथ थे, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि, जो भाषा शैली और विषय सामग्री की दृष्टि से इन ग्रंथों के संबंध में कहा जाता है कि इनमें निरंतर कई शताब्दियों तक परिवर्तन और परिवर्धन होते रहे। इसीलिए कि इसकी रचनाओं में इतना सारा बदलाव आ गया है कि इसका मूल स्वरूप क्या था वह स्पष्ट रूप में हमारे सामने आता नहीं है। और इसलिए देखिए कि यह जो हमने पहले भी चर्चा की कि ज़्यादातर जो कवि थे उनको अक्षर ज्ञान शायद नहीं था, और तत्कालीन मुद्रण कला का भी इतना विकास नहीं हुआ था। तो इसीलिए उन्होंने जो रचना की वह ज़्यादातर मौखिक थी और परंपरागत थी। तो जो सुनने वाला व्यक्ति है वह अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर देता है, या वह कवि कुछ और कहना चाहते हैं, और जो दूसरा जो है, जो समझने वाला है या जिसने ग्रहण किया है, वह उस काव्य में अपना दृष्टिकोण डाल देता है। तो इसीलिए कि इनकी जो मूल रचना थी उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया था। तो इसीलिए जब कालक्रम की दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम
इस बात को या इनकी रचनाओं को परखते हैं तो वह रचनाएं बहुत ही संदिग्ध मानी जाती है। तो इसीलिए इसकी जो प्रथम रचना है कि संदिग्ध रचना है कि ज़्यादातर जिनको केंद्र में रखकर इस साहित्य का नाम रखा गया वह ज़्यादातर झूठी, जाली या मिश्रित या मूल रूप में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसीलिए यह उनकी या रासो काव्य या आदिकाल की प्रथम विशेषता है। आदिकाल, वीर गाथा काल या रासो काल की दूसरी विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव। तो हमने आगे भी चर्चा की कि यह जितने भी रासो काव्य है वह प्रसिद्ध चरित्र नायकों को केंद्र में रखकर और उनके युद्धों का वर्णन किया है, मगर जब ऐतिहासिक दृष्टि से उन युद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का जब हम प्रयत्न करते हैं तो तत्कालीन परिस्थितियों में संवंत या इतिहास से वह मेलजोल खाता नहीं है। इन काव्यों में देखिए इतिहास की अपेक्षा कल्पना को ज़्यादा महत्व दिया है। तो इसीलिए उन्होंने जो इतिहास लिखा है उनमें उनको जो सावधानियां बरतनी चाहिए वह सावधानियां का उन्होंने ख्याल रखा नहीं है। और इसलिए देखिए कि इनके काव्य निर्माण में वह अपने नायक का बढ़ा चढ़ाकर बखान करते थे और इन्होंने इतनी अतिशयोक्ति और कल्पना न्योछावर कर दी है कि कई ऐसे राजा हैं कि जिनका युद्ध जिन अन्य राजाओं के साथ दिखाया गया है या लिखा गया है, या तो वह राजा थे जो उन राजाओं के समय से बहुत पहले के राजा थे या बाद के राजा थे, यानी उनका जब जीवन व्यतीत हुआ था तब तत्कालीन जो जिस राजा के साथ उन्होंने युद्ध दिखाने का प्रयत्न किया है वह उस समय विद्यमान ही नहीं थे। तो इसीलिए उन्होंने अतिशयोक्ति में आकर ऐसे ऐसे लोगों के साथ उनका युद्ध दिखा देते हैं जो ऐतिहासिक कालक्रम के दृष्टि से वह सफल सिद्ध होता नहीं है। तो इस प्रकार इनके साहित्य में ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता है युद्धों का सजीव वर्णन। तो इस समय आदिकाल में या रासो काव्य में जो उनका प्रमुख जो वर्णन विषय था वह था युद्ध। तो इसीलिए इनके ग्रंथों में जितना भी युद्ध का वर्णन है वह सजीव दिखाई देता है। तो ऐसा माना जाता है कि संस्कृत साहित्य में भी इतना अच्छी तरह युद्धों का वर्णन नहीं हुआ, एकदम सजीव चित्रण हुआ है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, देखिए कि जो पृथ्वीराज रासो थे उनके जो चारण कवि थे चंद्रबरदाई, तो वह से केवल साहित्य निर्माण नहीं करते थे, समय आने पर वह राजा के साथ युद्ध में भी युद्ध करने के लिए लड़ने के लिए भी जाते थे। तो इसीलिए वह कलम के साथ तलवार चलाना भी जानते हैं। तो इसीलिए जब वह खुद युद्ध में जाते थे तो दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं किस प्रकार वह दाव पेच करती है, किस प्रकार युद्ध में प्रयुक्त होती है, कैसे कैसे आक्रमण करती है, किन किन रीतियों का वह इस्तेमाल करती है, कैसे वार पलटवार और बचाव जो है उन्होंने आंखों देखा होता है। यानी कि इसके युद्ध के वर्णन में कहीं भी कोई काल्पनिक होता है, मगर उन्होंने ज़्यादातर जो है कवियों ने खुद झेला है, खुद ने भी वहाँ पर युद्ध किए हैं। तो इसीलिए उनके जो रचनाएं हैं वह एकदम सजीव दिखाई देती है। ऐसा सजीव वर्णन न आदिकाल के पहले हुआ और न उसके बाद हुआ। और उनके देखिए वीर रस में इन्होंने जो युद्धों का वर्णन किया है वह एकदम सहृदय वर्णन है, सजीव वर्णन है। और उनके काव्य को देखकर हमारी भी भुजाएं फड़कने लगती है, हम भी युद्ध करने के लिए प्रेरित होते हैं। और जब हम काव्य पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह पूरे का पूरा युद्ध हमारे आँखों के सामने घटित हो रहा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अगर सबसे कोई अच्छी विशेषता हो इस साहित्य की तो वह है युद्धों का सजीव वर्णन। उसके बाद अगली विशेषता है युद्ध का मूल कनक, कामिनी और
भूमि। तो यहाँ पर देखिए वीर गाथा काल के अध्ययन के पश्चात हमें स्पष्ट रूप में दिखाई देता है कि इस युग में निरंतर युद्ध होते हैं और युद्ध के मूल में कनक यानी धन, कामिनी यानी स्त्री अथवा भूमि, इन तीनों में से कोई एक मुख्य कारण था। तो इन तीनों चीज़ों को पाने के लिए अधिकतर तो नारियां ही युद्ध का कारण थी कि कोई कहीं पर एक खूबसूरत नायिका रहती है और उसको प्राप्त करने के लिए फिर जो नायक है वह इतनी सारी परिस्थितियों में, इतनी सारी विकट परिस्थितियों में वह युद्ध करके किस प्रकार वह जो नरेश है उनके जिसकी तो इसीलिए कनक, कामिनी और भूमि के लिए, राज्यकाज चलाने के लिए, धन की आवश्यकता पड़ने पर कोई खूबसूरत नायिका है, स्त्री है, उसको प्राप्त करने के लिए या अपने राज्य को बढ़ावा, राज्य का विस्तार करने के लिए वह युद्ध करते थे। तो इसीलिए यह तीन जो है वह युद्ध के मुख्य कारण माने जाते थे। अगली विशेषता है संकुचित राष्ट्रीयता। अब देखिए कि आदिकाल में जो राजा स्वयं शूरवीर और पौरुष से परिपूर्ण थे, लेकिन उनमें संकुचित राष्ट्रीयता थी। उस समय के राजा ने अपने 50 गांवों को ही राष्ट्र समझ रखा था, उनमें व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव था। अजमेर और दिल्ली के राजाओं को कनौज और कलिंग के समृद्ध होने अथवा उजाड़ जाने पर कोई हर्ष या विषाद दुख होता नहीं था। इसका प्रभाव चारण कवियों पर भी पड़ता था। तो इनकी जीविका प्राप्ति के लिए वह आश्रयदाताओं का ही गुणगान करते थे। देशद्रोही जयचंद को देशप्रेमी कहलाने वाले वीर चारण कवि भी थे। तात्पर्य यह है कि उस समय देखिए, आज जब हम कहते हैं कि भारत, तो भारत की भौगोलिक परिस्थिति, राष्ट्र की राष्ट्रीयता, तो हम कहते हैं भारतीय। तो आज देखते हैं कि भारत यानी विस्तृत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर असम तक, ठीक है, वह पूरा भारत भाग है। मगर तत्कालीन जो राष्ट्रीयता थी, तो तत्कालीन जो राजा था उसके पास जो 50 गांव थे, उनकी राष्ट्रीयता उन्हीं तक सीमित थी। पास पड़ोस वाले राज्य से क्या हो रहा है इनको कोई भी लेना देना नहीं था। तो इसीलिए उनकी जो राष्ट्रीयता थी वह अपने तक ही सीमित थी। उनको बाकी देश के भौगोलिक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि तत्कालीन राजा या कवियों की जो मानसिकता थी वह कैसी थी, तो संकुचित राष्ट्रीयता वाली मानसिकता थी। तो उस समय जब राष्ट्रीयता का भाव माने जाते थे, तो इस प्रकार यह इसकी विशेषता बनती है। अगली विशेषता है वीर और श्रृंगार। तो ये देखिए दोनों रस है। वीर, इन रासो ग्रंथों में वीर तथा श्रृंगार रस का अद्भुत सम्मिश्रण है। उस समय युद्ध का बाजार चारों ओर गर्म था और वीर रस का जितना सुंदर परिपाक इस काव्य में मिलता है उतना अन्य साहित्य में नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि ये पंक्तियाँ देखिए कि 12 वर्ष ले कुकर जिए, 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे का जीवन धिक्कार। तो यानी जो शूरवीर है, क्षत्रिय है, उसको 18 साल से ज़्यादा जीना चाहिए नहीं। तो यानी निरंतर उनका जो कार्य था वह युद्ध करना ही था। और युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो नारी को प्राप्त करना। हमने आगे भी चर्चा की कि मुख्य केंद्र में क्या था, नारी थी। तो नारी को प्राप्त करने के लिए वह युद्ध करते थे। तो इसीलिए जब वह युद्ध करते थे तब वीर रस को केंद्र में रखकर ज़्यादा बातें होती थी। और जब वह युद्ध करके जब विजय होते थे और वह फिर अपनी पत्नी या तत्कालीन जो नायिका होती है उसको प्राप्त कर लेते, तो युद्ध प्राप्त करने के बाद जो काम को केंद्र में रखकर श्रृंगार रस यानी दोनों के मिलन का जो वर्णन है वह श्रृंगार रस वहाँ पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार वीर और श्रृंगार रस का पहली बार इतना अच्छा वर्णन देखने को मिलता है। वीर और श्रृंगार रस का इतना अच्छा समन्वय
उसके आगे भी कहीं दिखाई नहीं देता और बाद के साहित्य में भी इतना अच्छा समन्वय, क्योंकि श्रृंगार और वीर दोनों देखिए एक दूसरे के विरोधी रस माने जाते हैं, मगर यह जो आदिकाल है, वीर गाथा काल है या रासो काव्य है, तो इसमें वीर और श्रृंगार रस को केंद्र में रखकर साहित्य का निर्माण हुआ है। अगली विशेषता है नारी के वीर रूप का वर्णन। तो देखिए वीर गाथा के कवियों ने नारी के वीर रूप का चित्रण किया है। उस जमाने की जो नारियां थी वह पुरुष को पति अथवा पुत्र के रूप में पाना अपना सौभाग्य मानते थे। किसको? तो वीर पुरुष को। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए अगर वह वीर गति प्राप्त करते हैं तो यह सुनकर उनको प्रसन्नता का अनुभव करती थी। नारियां अपने पति को हर रूप में वीर रूप में ही देखने के लिए आतुर रहती थी। वह नहीं चाहती थी कि कभी भी पति युद्ध भूमि से मुंह मोड़कर पराजय को स्वीकार करके वापस आए। ऐसा होने पर उनको खुद को लज्जित मानती थी। तो इसलिए देखिए कि वह कहते कि भला हुआ जो मारिया बहनी हवारा कंतु लज्जवे तू कयारसु जय बगा धरु अतु। है बहन, भला हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया, यदि वह भाग कर आता तो मुझे अपनी सखियों से लज्जित होना पड़ता था। तो यानी उनको पति भागकर युद्ध भूमि से भागकर जिंदा आए उनमें दुख या लज्जा होती थी, मगर पति अगर युद्ध में मृत्यु होती है, वीर गति वह प्राप्त करता है, तो वह खुश हो जाती है। तो इसलिए तत्कालीन जो नारियों में है वह वीरता रूपी गुण विद्यमान थे और युद्ध के लिए वह अपने पति या अपने पुत्र को हर्ष उल्लास से वह सम्मान के साथ उनको भेजती थी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि तत्कालीन साहित्य में नारी के वीर रूप का वर्णन देखने को मिलता है। अगली विशेषता है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। तो देखिए वीर गाथा कालीन चारण या भाट कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की मुक्त मन से झूठी प्रशंसा की है और इसीलिए देखिए इन्होंने अपने राजा को ब्रह्म, इंद्र या आदि देवताओं से भी बढ़ चढ़कर वीर या सूरवीर बताया है। उस समय देखिए सामंतवाद का बोलबाला था, राजा सर्वोपरि माना जाता था। उस समय छोटे छोटे राजा थे जो हमेशा साम्राज्य विस्तार करने के लिए आपस में लड़ते थे और उनमें केंद्रीय सत्ता को हथियाने के लिए एक ओर सी लगी हुई थी और इन राजाश्रित कवियों ने अपने आश्रयदाताओं का खुलकर वर्णन किया है। दूसरा कि देखिए जो कवि है उसको धन मिलने वाला किससे? सामंत से या राजा से मिलने वाला था। इसलिए तत्कालीन राजा चाहे कितना भी कायर हो, नालायक हो, निकम्मा हो, मगर फिर भी वह उसको खुश करने के लिए, उसके पास से ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते हैं। कि जैसे कि देखिए कि काव्य में वर्णन होता है कि राजा जैसे ही डग पृथ्वी पर रखता है पूरी पृथ्वी हिलने लगती है, शेष नाग का फन भी हिलने डुलने लगता है। तो इस प्रकार यानी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर दिखाई देता है जो हमें तर्क संगत या वास्तविक लगता नहीं है, मगर फिर भी वह ज़्यादा धन प्राप्त करने के लिए अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा वह करते हुए नजर आते हैं। अगली विशेषता है जन जीवन के संपर्क में नहीं, यानी चारण कवि अपने आश्रयदाताओं की स्तुति में लगे हुए थे और इसीलिए उनको राजाओं और सामंतों का जो जीवन था उनको केंद्र में रखकर ही वह साहित्य निर्माण करते थे। इन कवियों ने देखिए स्वामी न सुखाय को काव्य, सामान्य जन या सर्वे भवन्तु सुखी माया, यह भावना उनके मन में नहीं थी। वह तो बस अपने राजा या अपना जो जिसके माध्यम से उनको धन प्राप्त होना है उनके जीवन को केंद्र में रखकर ही रचना करते थे और राजाओं के गुणगान ही करते थे। परिणामतः जो सामान्य जनता थी उनके प्रति इनका दृष्टिकोण
अपेक्षित था। उस काल में जन समुदाय की स्थिति साधारण थी, इनका वर्णन भी वह कहीं पर भी देखने को मिलता नहीं है। तो इसलिए राजा, सामंत, युद्ध या योद्धा, इनका वर्णन ही देखने को मिलता है। युद्ध के बाद सामान्य जनों की क्या परिस्थिति होती है उनसे उनको कोई लेना देना नहीं था। तो इसलिए कह सकते हैं कि जनजीवन की तत्कालीन कवियों ने अवहेलना की है, या उनके जैसे वह तत्कालीन समय में विद्यमान ही नहीं थे, यानी उनका उल्लेख भी कहीं भी देखने को मिलता नहीं है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जनजीवन की बिल्कुल भी तनिक भी थोड़ी भी बात तत्कालीन परिस्थितियों की या सामान्य लोगों के जीवन की बात यहाँ पर देखने को मिलती नहीं है। उसके बाद देखिए अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। तो इस साहित्य में प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण किया है। नगर, नदी, पर्वत आदि का वास्तु वर्णन भी सुंदर बन पड़ा है। अधिकतर इन कवियों ने प्रकृति के चित्रण के उद्दीपन रूप को ही दिखाया है। प्रकृति के स्वतंत्र रूप का चित्रण नहीं दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए देखिए कि तत्कालीन साहित्य में प्रकृति चित्रण है, मगर वह प्रकृति चित्रण ऐसे दिखाया है कि किस प्रकार जब नायक नायिका मिलते हैं तो प्रकृति का चित्रण, या दोनों विरह में है तो प्रकृति दुखी है, या कोई नायक है नायिका को प्राप्त करने के लिए कितनी सारी कठिनाइयाँ झेलता है, तो इन कठिनाइयों को या उनके प्राप्त करने के लिए जो कष्ट सहन करना पड़ता है कि इतने पहाड़, इतनी नदियाँ, इतने सागर, इतने झंझावात, यह सब कि इतना सारा अंतर वह पार करके उस नायिका को या उस नारी को प्राप्त करने के लिए उसने संघर्ष किया। तो यहाँ पर वह सिर्फ उद्दीपन रूप में, सहायक रूप में प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है, मगर कहीं भी स्वतंत्र रूप में प्रकृति चित्रण देखने को मिलता नहीं है। फिर भी इनके साहित्य में अच्छा प्रकृति चित्रण हुआ है। अगली विशेषता है काव्य के दो रूप। देखिए आदिकाल रासो रचना मुक्तक और प्रबंध जो काव्य के रूप है, दोनों ही काव्य रूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मुक्तक काव्य का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ विशलदेव रासो है, तथा प्राचीन काव्य में पृथ्वीराज रासो जो है महाकाव्य है, तो वह प्रबंध काव्य के रूप में आते हैं। तो इस प्रकार देखिए कि कई ऐसे साहित्य है जो मुक्तक और प्रबंध दोनों रूप का काव्य यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ रचनाएं अप्रामाणिक है और कुछ का केवल उल्लेख है, मगर फिर भी जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र, जय मयंक, जस चंद्रिका आदि जो ग्रंथ है वह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो देखिए काव्य के जो दो रूप है मुक्तक और प्रबंध, तो दोनों रूपों का वर्णन यहाँ पर दिखाई देता है। अगली विशेषता है रासो ग्रंथ। तो देखिए यह विशेषता का आपको इस विशेषता की यह बात याद रखनी है कि अगर आपको रासो काव्य देखने को या रासो काव्य को केंद्र में रखकर प्रश्न पूछा जाता है, तो यह जो है आपकी जो विशेषता है पूरी की पूरी प्रस्तावना में चली जाएगी। मगर अगर आदिकाल या वीर गाथा काल पूछा जाता है तो वह यह विशेषता क्रमशः आप रख सकते हैं। तो आदिकालीन साहित्य ग्रंथों के साथ जो रासो शब्द जुड़ा हुआ था, जो काव्य का एक पर्यायवाची था, तो इसीलिए व्युत्पत्ति में विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसका अलग अलग कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द का संबंध रहस्य से मानते हैं, लेकिन विशलदेव रासो में इसका रसायन या परिचायक शब्द होता है जो मूल कथानक में है। तो इस प्रकार यानी जो रासो है वह रस है, छंद है, अलंकार है, काव्य प्रकार है, यह क्या है, यह हर एक साहित्यकार का अपना अलग अलग मंत्र है। फिर भी ज़्यादातर जो साहित्य निर्माण हुआ था इसमें रासो साहित्य शब्द जो है वह जुड़ा हुआ था, इसलिए रासो ग्रंथ या रासो शब्दों की ज़्यादा प्रचलन इस समय हमको देखने को मिलता है। अगली विशेषता है छंदों का विविध मुखी प्रयोग। तो वीर गाथा कालीन
रासो साहित्य में देखिए छंदों के क्षेत्र में मानो एक क्रांति हो गई है, और छंदों का जितना विविध मुखी प्रयोग इस साहित्य में हुआ है उतना पूर्ववर्ती साहित्य में नहीं हुआ है। दोहा, त्रोटक, सोरठा, छप्य, गाथा, शतक, रोला, उल्लाला और कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। पृथ्वीराज रासो में देखिए छंद परिवर्तन अधिक मात्रा में मिलता है, और लेकिन फिर भी देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोताओं के हृदय में प्रसंगानुकूल कंपन उत्पन्न करते। तो इस प्रकार छंदों के जो भाव है जब हम गाते हैं या सुनते हैं तो हमारी पूरी की पूरी भावना उसके साथ प्रवाहित होती है, और जैसे जैसे छंद परिवर्तन होता है वैसे वैसे ही हमारे भाव या श्रोता के भाव में भी उस अनुसार कंपन पैदा होता है। तो इतना अच्छा जो छंदों का प्रयोग हुआ है वह प्रावर्ती साहित्य में या पूर्ववर्ती साहित्य में भी देखने को मिलता नहीं है। तो इस प्रकार छंदों का चित्रण हमको देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए अगली विशेषता है अलंकार। तो वीर गाथा कालीन चारण कवियों ने अलंकारों पर विशेष ध्यान नहीं दिया है, फिर भी देखिए उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो में बहुत सारे अलंकारों का चित्रण देखने को मिलता है। तो उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति का देखिए कि मनहु कंत शशि मान कला 1600 बंदी माँ वोह वैसे सजिता समीप अमृत रस पिननिपा। तो इस तरह उन्होंने अलग अलग प्रकार से अलंकारों की रचना की है। तो यानी यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार तत्कालीन साहित्य में बहुत कम मात्रा में फिर भी छंदों का अच्छा प्रयोग देखने को मिलता है। उसके बाद देखिए अगली विशेषता है डिंगल और पिंगल भाषा। तो वीर गाथा कालीन रासो काव्य की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता है कि यहाँ पर डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है, और उस समय साहित्यिक राजस्थानी भाषा में आज के विद्वान डिंगल नाम से जानते हैं। यह भाषा वीरत्व के स्वर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। वीर गाथाओं में रचित चारण कवि राज दरबार में ऊंचे स्वर से गाते थे। डिंगल भाषा का उपयुक्त प्रयोग हुआ है। प्रायः युद्ध का वर्णन पिंगल भाषा के प्रयोग में युद्ध का वर्णन डिंगल भाषा में, और विवाह या प्रेम प्रसंगों का वर्णन पिंगल भाषा में हुआ है। तो इस प्रकार डिंगल यानी झूठ बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति, और पिंगल यानी प्रेम या विवाह जो प्रसंग है। तो इस प्रकार डिंगल और पिंगल भाषा का सुभग समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो राजस्थानी भाषा में जो डिंगल और पिंगल जो भाषाएं हैं इन भाषाओं में साहित्य का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार देखिए कि हम देख सकते हैं कि तत्कालीन में इतनी सारी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो इन विशेषताओं के माध्यम से जो साहित्यकारों ने विभिन्न प्रकार के साहित्य का निर्माण किया है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आदिकाल युद्धों का समय थे और इस युग की प्रमुख रचनाएं वीररसात्मक होती थी। यह काल आंतरिक और बाह्य परिसंघर्ष का था। इस काल की विशेषताएं और परिस्थितियां देखकर इतिहास बताता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के समय उत्तर भारत की जो परिस्थितियां थी वह कितनी शोचनीय परिस्थितियां थी। तो इस प्रकार अलग अलग विशेषताएं हमको आदिकाल या रासोकाल या वीर गाथा काल की जो विशेषताएं हैं इस प्रकार की अलग अलग विशेषताएं बनती है। तो यहाँ पर आज मैं आपको यह जो विशेषताओं का जो प्रकरण है या जो प्रश्न का उत्तर है या उसकी चर्चा है मैं समाप्त करता हूँ। आशा रखता हूँ कि यह सारी जो स्लाइड्स है आपने देखी होगी। आपको मैंने PDF भेज दिया है, आप पहले PDF में पढ़िए और फिर ध्यान से सुनेंगे तो शायद सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। मगर फिर भी आपको प्रश्न है
तो आप जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें इस प्रश्न संबंधी, इस चर्चा संबंधी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।